हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइनक्राफ्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हु स्टेटेड बिजनेस इज नॉट मेयर मनी चेजिंग बट इट ऑल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी? लिंडल उर्विक, एल्टॉन मेयो, हेनरी फोर्ड और हेनरी फेयोल। सोचिए, इसका आंसर है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने बोला था ये कि बिजनेस इज नॉट मेयर मनी चेजिंग बट इट ऑल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी। बिजनेस केवल पैसे का पीछा करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समुदाय की सेवा करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पहला, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज इन प्रोडक्ट्स। Second option, in total cost approach of physical distribution system, the cost of each element is considered in isolation. C option, efficient customer service is an objective of physical distribution system. Option D, total cost approach envisages the use of total cost while choosing the alternative course of action इन एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से कौन सा गलत है, आप सोचिए। आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि जब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे तो कंपनी ट्राई करती है कि ओवरऑल टोटल कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, ना कि ईच एलिमेंट पे फोकस करें। ईच एलिमेंट इज कंसीडर्ड इन आइसोलेशन, तो इसीलिए ये गलत है। ठीक है। द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स सेवरल components such as transportation, warehousing, inventory management. Lowering the cost of one component may lead to an increase in expense of other. Therefore, the company's focus should be on minimizing the overall distribution. ठीक है, overall distribution cost कम करनी है उन्होंने, rather than concentrating on cutting the cost of single element. Single element को focus नहीं करेंगे, वो overall cost को minimize करते हैं, distribution cost को उसको minimize करने की कोशिश करते हैं। Next question है annual report. Annual report is given by an organization to its, किसके लिए एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है? पहला मैनेजमेंट, सेकंड ऑडिटर, थर्ड शेयर होल्डर, फोर्थ डायरेक्टर्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी? पहला है ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज, तीसरा है कॉम्बाइन लीवरेज, चौथा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लीवरेज। आप सोचिए आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज शोज हाउ सेंसिटिव अ कंपनीज प्रॉफिट आर टू चेंज इन सेल्स। सेल्स में चेंज होने से प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है, कितना सेंसिटिव है। कंपनी विद हाई फिक्स कॉस्ट, उनका हाई ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, विच मीन्स प्रॉफिट कैन ग्रो क्विकली और ड्रॉप भी कर जाएगा शार्पली अगर सेल्स ड्रॉप हुई तो। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. Operating efficiency refers to how effectively a company generates profit in relation to its operating expenses. Higher operational efficiency means business or investment is more profitable. Operating efficiency is primarily a metric that measures the efficiency of profit earned as a function of operating cost. The greater operating efficiency, the more profitable a firm or investment. जितनी अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट देखी जाती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बेसिस पे, कितनी उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ह्यूमन
source information system. Option A, higher speed of retrieval of information. Option B, quality of response depending on the accuracy of the input. Option C, higher accuracy of information. Option D, reduction in duplication. अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो सोर्स लिखा है इधर रिसोर्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी गलत है, बाकी सारे सही हैं. हायर स्पीड ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, हायर एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन और रिडक्शन इन डुप्लीकेशन. अच्छा, ये गलत क्यों है? ये तो उसकी लिमिटेशन हो गई ना कि क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा ऑन द एक्यूरेसी ऑफ इनपुट. ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉस्टली है, ठीक है, और ह्यूमन एरर अगर इनपुट के टाइम पे हो जाए, ह्यूमन एरर, तो फिर तो इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी, तो इसलिए वो भी लिमिटेशन हो गई. ह्यूमन एरर ड्यूरिंग इनपुट. नेक्स्ट है, this technique of performance appraisal was first developed in USA and UK in 1943 and is focused on observation of behavior across a series of selected exercise or work samples. Which technique is being referred to? किस टेक्निक के बारे में बात की जा रही है जिसमें फोकस किया जाता है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर अक्रॉस अ सीरीज ऑफ सेलेक्टेड एक्सरसाइज और वर्क सैम्पल्स? ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल अप्रेजल, ऑप्शन बी असेसमेंट सेंटर, ऑप्शन सी रैंकिंग मेथड, ऑप्शन डी पेयर्ड कंपैरिजन मेथड. अब वीडियो रोक के ऑप्शन सोच सकते हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी असेसमेंट सेंटर. असेसमेंट सेंटर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इवेलुएट करती है कैंडिडेट की कॉम्पिटेंसी, उसको सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस देके, हाँ, वर्क देके, तो उसके बेसिस पे उसकी कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन रिक्रूटमेंट, प्रमोशन डिसीजन, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. उस टाइम पे टेक्निक यूज़ की जाती है. इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन USA एंड UK in 1943. अच्छा, साइकोलॉजिकल अप्रेजल क्या होता है? साइकोलॉजिकल अप्रेजल भी एक मेथड है असेस करने का जिसमें एम्प्लॉय की फ्यूचर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसका पोटेंशियल चेक किया जाता है कि फ्यूचर में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है. इट फोकस ऑन एम्प्लॉयज इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स. उस बेसिस पे उसको इवेलुएट किया जाता है कि ये फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है. तो इसमें पास्ट की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती. रैंकिंग मेथड में क्या होता है? रैंकिंग मेथड में हम पूरे ग्रुप को या सब इंडिविजुअल्स को रैंक के बेसिस पे हम प्लेस कर देते हैं. फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम उनके परफॉर्मेंस को रैंकिंग दे देते हैं. और पेयर्ड कंपैरिजन में हम एक इंडिविजुअल को उसके कलीग के साथ कंपेयर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बाइंग डिसीजन? सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करने वाला? व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ बायस डिसीजन? ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी ऑक्यूपेशन. इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले एक बायर की एज पे डिपेंड करेगा कि वो क्या परचेज करेगा. एज किससे बिलोंग करता है? पर्सनल फैक्टर. पर्सनल फैक्टर कौन कौन से हो गए? एज हो गया, है ना, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, उसका ऑक्यूपेशन हो गया. फर्स्ट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है बाइंग डिसीजन को, वो एज होती है. द नीड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चेंजेस विद एज. हमें ऐसा लगता है ना सबसे फैक्टर तो नीड होती है, तो नीड भी तो एज के ऊपर डिपेंड करेगी. अगर एक बच्चा है तो उसके मिल्क की नीड होगी, टॉय की नीड होगी. यंग हो गया तो एजुकेशन, क्लोथ्स की नीड होगी. तो फर्स्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन इज एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंकर टेक केयर
ऑफ फंड ऑफ अ कस्टमर एज अ, बैंक जो हमारे फंड्स की केयर करता है वो एज अ किसके रूप में करता है? पहला ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डेंट, दूसरा एग्जीक्यूटर, तीसरा अटॉर्नी और सिक्योरिटी गार्ड। आप सोच सकते हैं। तो इसका आंसर है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड करेक्ट आंसर है। द बैंकर टेक केयर ऑफ फंड ऑफ अ कस्टमर एज सिक्योरिटी गार्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिसिमिलर टू द अदर फोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस? ऑप्शन ए एम्प्लॉय, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ऑप्शन सी एम्प्लॉयर, ऑप्शन डी डेटर। इसका आंसर है ऑप्शन डी डेटर। डेटर इन सबसे अलग है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या होता है? इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अंडर दिस प्रिंसिपल एनी पर्सन हु हैड अ पेक्यूनरी क्लेम अगेंस्ट अनदर। अगर हम बात करें इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, तो इन केस ऑफ इंश्योरेंस अंडर दिस प्रिंसिपल any person who had a pecuniary claim against another or a right to support and maintenance from him can insure the life of that person। तो उसमें डेटर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ऑप्शन बी द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, option C the present value of expected cash flow and option D the previous year value of cash flow। अब पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, किसी भी बॉन्ड की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर में जो पैसा आना होगा उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। The intrinsic value of bond or any fixed income security is equals to present value of expected cash flow पे depend करेगी। Next question, which of the following is Adam Smith definition of the concept of price? इनमें से कौन सी definition Adam Smith ने दी थी price की definition? पहला ऑप्शन है price is a exchange value of product expressed in term of rupee or any other monetary unit। Option B the price of everything, what everything really cost is the toil and trouble of acquiring it। The price is a very important aspect in the marketing as it directly affect the sales and profit of the company। Option D price is an important element of marketing। After developing a product the next thing a company has to decide is the price। तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी प्राइस की, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस? ध्यान से आप ऑप्शन पढ़िए। इसका आंसर है ऑप्शन बी द प्राइस ऑफ एवरीथिंग व्हाट एवरीथिंग रियली कॉस्ट इज द टॉयल एंड ट्रबल ऑफ एक्यूरिंग इट। उसको पाने में जो मेहनत लगी है। एडम स्मिथ ने बोला था कि हर चीज़ को पाने में जो मेहनत लगती है, जो परेशानी एक आदमी फेस करता है, उस पर डिपेंड करती है किसी भी चीज़ की कीमत, कि उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है, उस चीज़ की कीमत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज, ऑप्शन ए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, ऑप्शन बी अलाउइंग इंटरेस्ट on capital, option C change in profit sharing ratio of partner, option D to raise goodwill account by its value। आप सोच सकते हैं इसका आंसर। पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा बिजनेस में? रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? एक तो जब न्यू पार्टनर आएगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो रिटायर हो जाएगा, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।